आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की आज के दिन में सोच क्या होती। अगर वो आज यहाँ होते तो अभी का जो आगे का भविष्य है उसको वो कैसे देखते, भविष्य के बारे में उनकी क्या सोच होती है, वो कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते, वो कैसी दुनिया देखना चाहते। आज के जो हमारे सामने सब चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उनको वो कैसे देखते और उनके क्या जवाब देते। एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव विज़न जो है उनका वो क्या होता। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब भी महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, हमें जो प्रमुख बात जो याद रखनी है उनके बारे में कि उनके लिए जो है कोई भी किसी भी तरह का जो अत्याचार है, किसी भी तरह का जो भेदभाव है, किसी भी तरह का जो शोषण है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, वो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते और अपनी आवाज़ उठाने के साथ साथ वो उसके खिलाफ आंदोलन जो है उसको तैयार करते। सबसे ज़रूरी जो महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए तो है ही, पर पूरे दुनिया के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो क्यों याद किए जाते हैं? दो चीज़ों के लिए याद किए जाते हैं। एक तो जो दुनिया के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो दबे हुए हैं, वो जो जनता है उसके साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं, उसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरी बात, वो जो पिछड़ी हुई जनता है, उसका जो शोषण है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और जनता को उसमें जोड़ते हैं कि किस तरह इसके खिलाफ जो है हमें खड़े होना है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे जन आंदोलन जो उन्होंने किए हमारे स्वतंत्रता संग्राम को की लड़ाई को जीतने के लिए, ये जो जन आंदोलन की जो राजनीति है, जन आंदोलन का जो एक मेथड है, एक तरीका है, उसको कैसे बनाना है, इस बात के गांधी जी सबसे पहले विशेषज्ञ थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो देखते कि आज के समाज में, आज की दुनिया में हमारे सामने क्या बड़ी से बड़ी चुनौतियां हैं। तो जैसे आज का हिंदुस्तान के बारे में हम बात करें, हमारे सामने इस वक्त क्या चुनौतियां हैं और किस चीज़ को वो प्रमुख रखते और किस किस चीज़ पे वो जो है अपना जो मैं आंदोलन की बात कर रही हूँ, जो मैं प्रोटेस्ट की बात कर रही हूँ, जो मैं खड़े होने की बात कर रही हूँ, उसके विरोध खड़े होने की बात कर रही हूँ, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको वो प्रमुख समझते, वो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि खासकर आज का जो संदर्भ है और पिछले 1-2 साल में जिस तरह की हमने देखी हमारे देश में, कुछ वैसे ही मंदी और दूसरा ये कोविड की वजह से जिस तरह का तकलीफ़ें हमारी जनता को सहने पड़ी, खासकर हमारी गरीब जनता को, जैसे कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लॉकडाउन होते हुए उनके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उन्हें शहर छोड़ के भागना पड़ा, जिस तरह से उनको छोटे छोटे बच्चे गोदी में उठा के, और इतनी गर्मी में कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई बसें नहीं, और वो पैदल 100-100 मील चल के अपने गांव जा रहे हैं। लड़कियाँ साइकिल चला के 800 किलोमीटर अपने बाप को पीछे बैठा के, एक लड़की बिहार की वो गई है। ये जो इमेजेस हमारे सामने, इन सबको अगर हम याद करें और फिर हम सोचें कि इसमें गांधी जी क्या करते और क्या सोचते, ये चुनौती वो कैसे सामना करते, तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि वो सबसे पहले जो है भारत की जो गरीब जनता है, भारत की जो मेहनतकश जनता है, भारत की जो जिसको सर्वहारा जनता कहते हैं, वो है काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ वो अपने आप को जोड़ते, उनकी आवाज़ उठाते, उनको आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहन देते और उनकी ऑर्गेनाइजेशन करते, उनकी लामबंदी करते। तो ये जो बात है, अभी हमको सबसे जो लगता है कि इतना कुछ हुआ हमारे देश में, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में,
पर जिस तरह का रेजिस्टेंस होना चाहिए, जिस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए, वो हम नहीं देख पाते हैं। और जो प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं, मैं उसके साथ भी ये बात को जोड़ूंगी। अब जैसे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है पिछले एक साल में हमारे सामने किसानों का हुआ है, उसके पहले 1.5 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था वो CAA और NRC के खिलाफ हुआ था। वो भी बहुत बड़ा जन आंदोलन चला था, पर कोरोना के होते होते वो जन आंदोलन जो है वो दबा दिया गया। अब जो है एक जन आंदोलन जो इस पीरियड में भी बहुत सामने आया हमारे, वो है किसानों का प्रोटेस्ट। तो मैं जहाँ तक गांधी जी के राजनीति को समझ, उनके पॉलिटिक्स को समझ पाई हूँ, उनकी सोच को समझ पाई हूँ, उनके कंट्रीब्यूशन को समझ पाई हूँ, वो हर हालत में किसानों के साथ खड़े होते। हर हालत में वो जो इस वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा है उसे समझते कि ये आंदोलन को हमें आगे ले जाना चाहिए। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो वैसे ही जो है गांधी जी ने अपना पूरा आंदोलन जो हिंदुस्तान में बनाया था, राष्ट्रीय आंदोलन, वो किसानों के ऊपर उन्होंने स्थापित किया था। किसानों की मदद से, किसानों को लेके, गरीब किसान को लेके वो पूरा उन्होंने इतना बड़ा एक आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया था, जिसके कारण अंग्रेज़ यहाँ पे छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो किसान तो गांधी जी की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा थे हमेशा। किसानों से ज़्यादा किसी को भी वो अहमियत नहीं देते थे। और किसान की जो ज़िंदगी है, जो खेती बाड़ी की ज़िंदगी है, जो एक सेल्फ सफिशेंसी की ज़िंदगी है कि खुद ज़मीन के साथ काम करना, बोना, उगाना, उसका हार्वेस्ट करना, ये जो ज़िंदगी थी जिसके ऊपर पूरा गांव का जीवन जो था वो निर्भर था, उसके साथ जो आर्टिजनल प्रोडक्शन है, जो हैंडलूम प्रोडक्शन है, जो आर्टिजन का काम है, कारीगर का काम है, इन दोनों चीज़ों से जो हमारे गांव का जो पूरा इकोनॉमी बनती है, इस पूरे विलेज सिस्टम के गांधी जी बहुत बड़े प्रोमोटर थे। वो समझते थे कि ये जीवन जो है, ये जीवन ख़त्म नहीं होना चाहिए, परंतु बल्कि वो ये समझते थे कि जो आइडियल सोसाइटी है वो एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स की होनी चाहिए। एक तरह से उनकी फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी उसको हम एनार्किस्ट कह सकते हैं। वो बड़ी स्टेट और स्टेट के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जो आम जनता है उसके ऊपर जो है कोई और राज करे। वो हमेशा ये चाहते थे कि लोग जो है वो अपने आप अपना प्रोडक्शन करें, अपने आप अपने संचालन करें, अपने आप अपनी संस्थाएं बनाएं जैसे पंचायत, और अपने आप वो अपना नियंत्रण करें। जो बाहर से चाहिए वो ट्रेड करें, लें, पर एक सेल्फ सफिशिएंसी का उनका जो आइडिया था उसमें किसान का बहुत प्रमुख रोल था। तो ये कभी हो ही नहीं सकता था कि किसानों का एक आंदोलन हो, किसानों का विद्रोह हो। और किस चीज़ के खिलाफ? किसान जब इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सरमाएदार, बिग कैपिटल जिसे हम कहते हैं, आके सिर्फ उनका पूरा एक सिस्टम जो है प्रोडक्शन का, एक पूरा पेजेंट वे ऑफ लाइफ जो है, उसको जो डिस्टर्ब करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की जो पूरी एक इस वक्त प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके खिलाफ किसान खड़े हैं। तो इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि आज अगर गांधी जी होते तो वो इस आंदोलन के साथ खड़े होते। और जिस तरह से नॉन वायलेंट तरीके से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इतने दिन हो गए, और उनमें जिस सहन शक्ति के साथ वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, 10 महीने होने जा रहे हैं और वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और हर जगह जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। अगर कोई वायलेंस हो रहा है उनकी तरफ से नहीं हो रहा, वायलेंस स्टेट की तरफ से हो रहा है, पुलिस की तरफ से हो रहा है। दूसरा, जो किसान आंदोलन में अब जो एक बात और सामने आ रही है, वो आ रही है कि आपस में भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम को एक होके रहना है। जो तुम्हें बांटना चाहते हैं उनको अलग करो, और जो जोड़ना चाहते हैं उनके साथ रहो। ये जोड़ने की जो राजनीति अब और सामने आ रही है किसान आंदोलन में, ये बिल्कुल गांधी जी के जो आइडियल्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके एकदम उसके साथ मिलती जुलती है। और इसलिए भी
मुझे लगता है कि वो इस आंदोलन में भारत का भविष्य ज़रूर देखते। तो ये चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि रेजिस्टेंस, प्रोटेस्ट, अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना, ये ज़रूर हम उनके आज के जो आइडियाज़ है उस पर हम ज़रूर देखते। इसी तरह मुझे लगता है कि कास्ट का जो बहुत बड़ा इशू है, इस वक्त बहुत डिबेट हो रहा है। तो गांधी जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा समय जो था, उस वक़्त जो अछूत प्रथा थी उसके खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया। अछूत प्रथा को हटाना हमारे समाज से, उसको उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनाया 1920 में। तो वो जो उनकी जो एक सोच थी जिसको उन्होंने मेन स्ट्रीम किया कि ये सिर्फ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में नहीं होगा, ये राष्ट्रीय आंदोलन का अटूट हिस्सा होगा कि हमें अछूत प्रथा और जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा होना है। और उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए और इसके लिए उन्होंने प्रचार भी बहुत किया, अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस मुद्दे को दिया। तो वो मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरह का हम देखते हैं, जिस तरह के एट्रॉसिटीज़ हम देख रहे हैं कास्ट के नाम पे, दलित्स के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हम देख रहे हैं, कास्ट के नाम पे जिस तरह को मिसयूज़ करके लोगों को दबाया जा रहा है, महिलाएं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं कास्ट के नाम पे, इन सब चीज़ों के साथ वो बेहद वो उनकी नाराज़गी होती और वो इनके खिलाफ किसी भी तरह का जो आंदोलन है वो ज़रूर उसको अपनी सहानुभूति देते और उसको इनकरेज करते, उनके आइडियाज़ जो है उसको डेफिनेटली वो आगे इनकरेज करते। और तीसरी बात जो मैं बताना चाह रही हूँ कि उनका जो विश्वास था वो एक ऐसे हिंदुस्तान में था जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर तरह के, हर तबके के लोग जो हैं वो इक्वल स्टेटस उनको मिले। मैं एक इस संदर्भ में आपको एक कोटेशन सुनाना चाहती हूँ गांधी जी का, जो मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद मैं उसका हिंदी में उसका तर्जुमा आपको बता दूंगी। 16 सितंबर 1947, जब आज़ादी के बाद एक महीने बाद उन्होंने दिल्ली में एक स्पीच दी, एक आरएसएस की रैली थी। वहाँ पे वो बोले, If the Hindus felt that in India there was no place for anyone else except Hindus, and if non-Hindus, especially Muslims, wished to live here, they had to live as slaves of the Hindus, they would kill Hinduism. इसका मायने ये है, वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे किसी और के लिए जगह नहीं है, खासकर जो लोग हिंदू नहीं हैं जैसे कि मुसलमान, और अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुओं के स्लेव बन के, उनके दास बन के रहना पड़ेगा। तो ऐसे हिंदू जो हैं वो अपने धर्म का विनाश कर रहे हैं, उसका गला घोट दे रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसा करना हिंदुइज़्म के ही खिलाफ होगा अगर आप ये चाहेंगे कि यहाँ पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में लोग ये विश्वास करें कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को ही रहने का हक है और वहाँ नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो एक तरह से स्लेव्स की तरह ही रहेंगे, तो यहाँ पे वो इस्लाम का भी गला घोट रहे हैं। तो उनका ये मानना था कि किसी भी धर्म में ये नहीं कहा जाता कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं उस देश में नहीं रह सकते, उनके साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहिए। ये उनकी समझ थी धर्म के बारे में। वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं इट वुड बी अनफॉर्चुनेट दैट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। If one part went bad and did ugly deeds, was the other part to follow suit? ये दुख की बात है कि हिंदुस्तान के दो हिस्से हो गए, पर क्या अगर एक हिस्सा पागल हो जाता है और गलत काम करता है तो क्या दूसरे हिस्से को भी उसकी नकल करनी चाहिए? There was no gain in returning evil for evil. Religion taught us to return good for evil.
बुरे का जवाब बुरे से नहीं देना चाहिए, गलत काम का जवाब गलत काम नहीं है। धर्म हमें ये सिखाता है कि हम गलत काम के बदले में अच्छा काम करें। फिर उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ और हिंदुओं और सिखों का दुश्मन हूँ, ये उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता था उस वक़्त। उन्होंने कहा हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ, मैं पारसियों का भी दोस्त हूँ और सबका दोस्त हूँ, मैं हिंदुओं और सिखों का भी दोस्त हूँ। मेरे बारे में ये कौन कह सकता है कि मैं किसी का भी दुश्मन हूँ? मैं किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता, खासकर हिंदुओं और सिखों का। इस तरह से जो है बिल्कुल आम आदमी की भाषा में जो है गांधी जी अपनी बात लोगों को समझाते थे कि हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, जिसे हम कम्युनल हार्मनी कहते हैं, सोशल हार्मनी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू सिख मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी जो है होनी चाहिए। तो आज के हिंदुस्तान को अगर गांधी जी देखते, अगर वो यहाँ होते जिसमें लोगों को बांटा जाता है, कि वो उसकी जो है उसके खिलाफ नहीं खड़े होते, ये हो ही नहीं सकता था। ये मुद्दा तो उनके लिए इतना ज़रूरी था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके पहले और उसके बाद उन्होंने इसको अपने जीवन का एक उद्देश्य ही बना लिया था, अपने जीने का एक कारण ही बना लिया था। और जहाँ वो जाते थे वो इसी मुद्दे को लेके जाते थे। आज़ादी के पहले भी नवंबर 1946 से लेके मार्च 1946 तक वो बंगाल में नोआखली में रहे, जहाँ पे कम्युनल हिंसा बहुत बुरी तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। 4 महीने वो वहाँ पे रहे, वहाँ पे शांति लाने के लिए गांव-गांव गए, नंगे पैर चले, लोगों ने उनके ऊपर शीशे फेंके उनके रास्ते में, तो उन्होंने अपने जो सैंडल थे वो भी उतार दिए और नंगे पैर चलने लग गए, लोगों को ये कन्विंस करने के लिए कि मैं जाऊंगा नहीं, तुम मुझे कुछ भी कर लो, और ये समझाने के लिए कि अगर हमारी आपस की जो भाईचारा है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी जो आज़ादी है उसका हमको क्या फ़ायदा होगा। आज़ादी के बाद भी जितने दिन उनकी ज़िंदगी थी, ज़्यादा दिन तो ज़िंदगी उनकी बची नहीं थी, 5 महीने में तो उनकी हत्या कर दी गई। सांप्रदायिक ताकतों ने उनकी हत्या करी, और इसीलिए करी क्योंकि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ यही काम करना है, इसी के खिलाफ मुझे लड़ना है। उन्होंने कई अनशन किए इस पीरियड में और उनको बहुत सक्सेस भी मिला। कलकत्ते में जैसे पहले बहुत बुरी तरह हिंसा हुई थी 1946 में, और जब बंटवारा हुआ तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने गांधी जी को खास कहा कि तुम कलकत्ते में रहो 15 अगस्त को मेरे साथ, नहीं तो 15 अगस्त को कलकत्ता तो जो है हिंदू यहाँ पे जो है हावी हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इंडिया में चला जाएगा और मुसलमानों का नरसंहार हो जाएगा, यहाँ पे बदला लेंगे लोग। तो गांधी जी रुके वहाँ और एक भी कोई इंसिडेंट ऑफ वायलेंस कलकत्ते में नहीं हुआ उनके वहाँ होते हुए। इसी तरह फिर वो दिल्ली आए जहाँ दंगे हुए थे, और यहाँ पे भी आके उन्होंने एक बहुत अहम रोल किया। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि आज जिस तरह का एक तरह से अलगाववाद फैलाया जा रहा है, जिस तरह की डिसहार्मनी फैलाई जा रही है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, कि वो उसके खिलाफ नहीं खड़े होते। दूसरा उनका जो बहुत ठोस विश्वास था वो था प्रजातंत्र में और अभिव्यक्ति की आज़ादी में, प्रेस की आज़ादी में, बोलने की आज़ादी में। तो ये भी जिस तरह से आज हमारे समाज के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, कहा जा रहा है, दुनिया के कई संस्थाएं हैं जिन्होंने स्टडी किया है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी का कंपोनेंट है वो घटता जा रहा है, जो असली डेमोक्रेसी है, जो कंटेंट है डेमोक्रेसी का, तो वो जो है, और जो आज़ादी, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी, प्रेस की आज़ादी पे जो अटैक्स हो रहे हैं, जो कंटेनमेंट हो रही है, ये हो नहीं सकता कि ये उनके विजन का हिस्सा नहीं होता, कि हमें डेमोक्रेसी के लिए, हमें प्रजातंत्र के लिए, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ना है। इसके ऊपर तो उनकी बिल्कुल पूरी जो थी, उनका जो विश्वास था। इनफैक्ट वो तो ये कहते थे कि स्वराज का कोई मायने ही नहीं है अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं हो, उसके बगैर तो स्वराज हो ही नहीं सकता।
और वो तो यहाँ तक कहते थे कि प्रेस की जो फ्रीडम है, न्यूज़पेपर्स की जो फ्रीडम है, वो इतनी होनी चाहिए कि चाहे वो गलत बातें भी लिखे, उसको वो लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा कि क्या गलत है और क्या ठीक है। तो इन चीज़ों पे वो अडिग थे। इसी तरह जहाँ तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार का सवाल है और महिलाओं की दशा का सवाल है, जो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे समाज के सामने बन गया है, क्योंकि कई तरह के नए नए अत्याचार आजकल जो है महिलाओं के ऊपर किए जा रहे हैं, जो कि पहले होता था ऑपरेशन, पर एक नई तरह के, जैसे रेप का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू सामने बन के आ गया है। मैं सोच नहीं सकती कि गांधी जी जो है, जो कि महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं का जो अपलिफ्टमेंट है, महिलाओं के जो मूवमेंट है, वो उसको पूरा इनकरेज नहीं करते और अपने विज़न का एक अडिग हिस्सा नहीं बनाते। ज़रूर उनके जो कंडीशन है वो उनके विज़न का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनती। इसी तरह से जहाँ तक एनवायरनमेंट का सवाल है, जो आजकल बहुत बड़ा सवाल बन के आ गया है, क्लाइमेट चेंज का जो डेंजर हमारे सामने आ रहा है, गांधी जी जो है, ही वॉज द फर्स्ट एनवायरनमेंटलिस्ट। वो बहुत पहले से ये कहते थे कि अगर हम अपने ज़रूरतों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी जो चाह है, हमारी जो कंजम्पशन की जो वांट्स हैं, अगर हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पृथ्वी का कुछ नहीं बचेगा। वो कहते थे तभी कि अगर जिस तरह यूरोप और वेस्ट इस वक्त कंज्यूम कर रहा है, उस वक्त अगर सारी दुनिया ऐसे कंज्यूम करने लग जाए तो ये पृथ्वी ये बोझ नहीं सह पाएगी। और आज वही हो रहा है। हर कोई हमको बता रहा है कि पृथ्वी ये बोझ, हमारा बोझ नहीं सह पा रही है, इस बोझ को हल्का करो। तो जहाँ तक वातावरण का सवाल है, प्रदूषण का सवाल है, पूरा एनवायरनमेंट के इशू का सवाल है, तो इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता था कि गांधी जी इसको अपने पॉलिटिक्स का अडिग हिस्सा नहीं बनाते। और आखिर में मैं एम्फसाइज़ करूँगी कि जहाँ तक हमारी आज़ादी का सवाल है, हमारी स्वतंत्रता, बोलने की, दुनिया में अपनी पोजीशन बनाए रखने की स्वतंत्रता, क्योंकि सारा उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो लगाई थी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लगाई थी। आज़ादी अंग्रेज़ों से क्यों? ताकि भारत का, हिंदुस्तान का दुनिया में अपनी बात कहने की आज़ादी हो। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए। और जहाँ तक कि हमें देखने में मिलता है कि आजकल कहीं उन चीज़ों में कमज़ोरी आ रही है, आती है, जैसे कि हम बड़े देशों की जो बात है, जो पावरफुल देश है इस वक्त दुनिया में, जैसे अमेरिका है और दूसरे देश हैं, या चाइना है या रशिया है, जो भी बड़े बड़े देश हैं, कभी उनका जो प्रेशर में आके हमको अपनी नीति नहीं बनानी चाहिए। हमारी आज़ाद आवाज़ होनी चाहिए। ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी हम इस पे कमज़ोरी देखते हैं, हमें याद करना चाहिए कि ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम इसलिए लड़ा गया था कि भारत की दुनिया में एक स्वतंत्र आवाज़ हो। तो इसका भी कोई मुझे डाउट नहीं है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, सॉवरेनिटी और भारत की आज़ादी जो है, ये उनका जो आज का विज़न होता, जो कि आज का फ्यूचर का विज़न जो होता, उसका अडिग हिस्सा जो है वो बनती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ।